नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, इकाई नंबर 8, काव्य नंबर 8, माँ कहे एक कहानी, जिसमें हमने अभ्यास को ख़त्म किया है। लेकिन अभ्यास में अभी भी हमारा ग्रामर का एक प्रश्न है, वो है वचन बदल कर, वह बाकी है। लेकिन जब हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे, व्याकरण की शुरुआत करेंगे, तब हम व्याकरण के साथ उस प्रश्न को ले लेंगे। अभी हम स्वाध्याय से आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय में जो हमारा पहला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, काव्य जब हमने समझा तब हमने इन काव्य पंक्तियों को ध्यान से समझा भी है और साथ ही प्रश्न उत्तर लिखते समय भी यह काव्य पंक्तियाँ ऑलरेडी आ चुकी है। इसलिए मैं मान सकती हूँ कि आप खुद अपनी तरीके से इन पंक्तियों का भावार्थ लिख सकोगे। काव्य पंक्ति है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बराबर। इसमें हमने देखा था कि सिद्धार्थ किस प्रकार उपवन में टहल रहे थे और किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण पूरा खिला हुआ था, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के फूल थे, हिम बिंदु किस प्रकार से फूल के पत्तों पर थे, किस प्रकार हल्के हवा के झोंके की तरंगों से किस प्रकार वो एक दूसरे के साथ हिल मिल कर वो लहरा रहे थे। और ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए आप अपने शब्दों में लिखिएगा बच्चों। बराबर। आपको किसी डाइजेस्ट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरीके से कर पाओगे। फिर दूसरा है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसे भी आप कर सकते हो। मानधन यानी कि पुत्र। बराबर। यशोधरा है, अपने पुत्र राहुल को कहानी सुना रही है कि कैसे उपवन में बगीचे में सिद्धार्थ सुबह भ्रमण कर रहे थे, तात यानी कि पिता, और जहाँ सुरभि यानी खुशबू अपनी लहर से मस्त होकर बागीचा खुशनुमा हो रहा था। यह सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की थी आपके सामने। इस अनुसार इसका भावार्थ आप लिखिएगा आपकी नोटबुक में। बराबर। प्रश्न दूसरा, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यह जो काव्य है बच्चा, यह काव्य आपके लिए प्रवृत्ति के समान है। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। यह जो प्रश्न है बच्चों, यह आपके लिए प्रवृत्ति है। आप अपनी तरीके से छोटा सा काव्य बनाइएगा और खाली आपके पाठ्य पुस्तक में लिखिएगा। यहाँ पाठ्य पुस्तक में आपके पास 2 लाइनें दी है। बराबर। आपको अगर इच्छा हो तो और 2-3 लाइन ऐड करके आप इस काव्य को केवल आपके पाठ्य पुस्तक में लिखिएगा। बराबर। उसके बाद है, देखिए दूसरा और प्रश्न नंबर 3। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। बच्चों, आपने अकबर और बिरबल की कहानी तो सुनी ही होगी या फिर उनकी किताबों को पढ़ा ही होगा। तो ऐसी कोई कहानी या फिर ऐसा कोई प्रसंग आपने अकबर और बिरबल के बारे में अगर पढ़ा हो, या फिर अपने माता पिता से कोई अकबर बिरबल का कोई प्रसंग पूछ लीजिए, अपने मित्र से आप अकबर बिरबल का कोई प्रसंग पूछ लीजिए, या फिर शायद आपने किसी कार्टून चैनल पर ये भी अकबर बिरबल का कार्टून देखा हो या फिर किताब में पढ़ा हो, तो उसी के तहत आप अपनी तरीके से एक छोटी सी कहानी बनाइए। बराबर। जब प्रश्न के तहत बताया गया है कि अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बराबर। तो आप अपनी तरीके से एक छोटी सी कहानी बनाइए कि बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली किसे बताएगा, है ना, और अकबर के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार हल होगा। ये भी चीज़ आप कर सकते हो। इसके लिए एक सब टी पर एक अलग प्रकार से एक सीरियल भी आता है, तेनालीरामन। बराबर। उसमें भी इस प्रकार से प्रश्न होते हैं, तो वो भी ट्विस्ट करके आप अकबर बिरबल में ऐड कर सकते हो, या फिर वह भी आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अकबर बिरबल पर ही आप लिखो, आप तेनालीरामन में से भी कोई प्रसंग उठाकर लिख सकते हो, लेकिन आप अपनी सोच से लिखिएगा। बराबर। प्रश्न नंबर 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? बराबर। आपकी स्कूल के सामने अगर कोई ऐसी दुर्घटना यानी बुरी दुर्घटना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई गिर जाए, या फिर किसी की मौत हो जाए, कोई प्राणी वाहन के नीचे आ जाए, या कुछ भी मतलब ऐसी दुर्घटना हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वह बात आपको अपने शब्दों में लिखनी है कि ऐसी दुर्घटना हो तो आप क्या करेंगे। आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, आप पुलिस की मदद लेंगे, आप खुद उस इंसान को या फिर कोई पशु आहत हुआ है उसे आप अस्पताल ले जाएंगे, आप क्या करेंगे उसके लिए? तो वो सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रश्न 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। हमने जो कहानी पढ़ी, हमने जो काव्य पढ़ा कहानी के रूप में, माँ कहे एक कहानी, उसे आप कविता को आपको कहानी के रूप में लिखना है। कहानी बनाइए आप। बराबर। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, उनके पुत्र का नाम, उनकी पत्नी का नाम लिखिए। किस प्रकार वो उपवन में टहल रहे थे और अचानक से आखेटक ने कैसा शिकार किया, और शिकार करने के तहत कौन सा पक्षी आहत हुआ, बात कहाँ तक पहुँची, आखिर में फैसला किसके हक में आया,
बराबर। वो सारी बातें अपने शब्दों में आप ज़रूर से लिखिएगा बच्चों। ये सारी बातें बहुत लंबी नहीं लिखनी है आपको, केवल 1 पन्ना या आधा पन्ना। ये दुर्घटना के लिए केवल आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हो। कहानी भी बिल्कुल छोटी लिखिएगा और अकबर बिरबल का प्रसंग भी बिल्कुल छोटा लिखिएगा, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको 3, 4 और 5 प्रश्न आपको नोटबुक में ही करने हैं। और ऊपर मैंने कविता का भावार्थ, काव्य पंक्ति का भावार्थ जो हमने किया है ऊपर का ये है, बराबर। और आगे के पन्ने पर भी एक है, वह भी आपको नोटबुक में करना है। खाली ये चीज़ आपको पाठ्य पुस्तक में करनी है। ख्याल आया? अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण में। व्याकरण में पहला है भाषा सज्जता, क्रिया का काल। काल व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो हर भाषा में आता है। संस्कृत में भी आपको काल आते होंगे, गुजराती में भी आते होंगे और साथ साथ इंग्लिश में भी आते होंगे। उसी के साथ साथ हिंदी में भी आपको काल पढ़ने हैं। काल के कितने प्रकार हैं, उन्हें किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसी बातों को हम समझते हैं। क्रिया का काल, इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। मेरा प्रताप ही ऐसा है। क्रियापद यानी ये जो पीछे आता है यह क्रियापद, यह क्रियापद है, ये क्रियापद है और यह भी क्रियापद है, बराबर। देखिए, मेरा प्रताप ही ऐसा है, तू मेरी बुद्धि को कुंद बनाकर, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। वह खान के भीतर रहता था, उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। वह रात में पढ़ाई करेगा। पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। क्या बताया जा रहा है? पहले और दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है। देखिए, पहले वाक्य में क्या है? मेरा प्रताप ही ऐसा है, बराबर। मेरा प्रताप ही ऐसा है, यह क्रियापद यहाँ कौन सा है। तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है, तो दोनों ही बात है, यानी वर्तमान काल को घोषित करती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है, बराबर। तीसरा जो वाक्य है उसमें क्रियापद क्या है? आ गए, बराबर। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए, यानी क्रिया हो चुकी है, क्रिया पूर्ण, वह बाहर आ गया है। और चौथे वाक्य में क्या है? वह खान के भीतर रहता था, यानी ऑलरेडी वह उसी में रहता था। क्रिया जो है वह उसी समय हो चुकी है, वही रहता था वो। इसीलिए क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत यहाँ मिलता है, इसलिए यह क्या बनता है? भूतकाल। पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है न ही वर्तमान में, एक बार फिर से सुनिए, वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है न ही वर्तमान में हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं। पांचवें और छठे वाक्य में क्या बताया गया है? उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी, मतलब ये भविष्य की बात है, भविष्य में ये चीज़ होने वाली है। वही छठे वाक्य में वह रात में पढ़ाई करेगा, यानी उसे भविष्य काल में जाना, मतलब आगे के समय में उसे पढ़ाई करनी है। अभी तक उसने पढ़ाई की नहीं है या फिर वह कर नहीं रहा है, आगे के समय में वह करेगा, यानी आगे के समय मतलब कब? रात को वह पढ़ाई करेगा। इसलिए दो जो वाक्य है वे कौन सा काल घोषित करता है? भविष्य काल, बिल्कुल सही। अब देखिए, इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, इससे हमें पता चल गया। हमने जो 6 वाक्य देखे उसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन कालों को अगर हमें ध्यान में रखना है, मुखपाठ करना है, तो उसके लिए कोष्टक आपके सामने दिया गया है, उसमें अलग अलग प्रकार के क्रियापद रखे हैं। उस क्रियापद के तहत हम काल को बिल्कुल आसान तरीके से पहचान सकते हैं। क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर, अंतिम जो उसका शब्द आता है उसे देखकर, बराबर। देखिए यहाँ है, हैं, हो, हूँ, है, यह शब्द अगर आखिर में आए तो समझो वह वर्तमान काल है। आ, ए, ई, था, थे, थी, ये शब्द अगर आए तो समझो कि यह भूतकाल है। गा, गे, गी, को, जान, बराबर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यह भविष्य काल को घोषित करती है। यानी जब भी किसी भी वाक्य में आखिरी अगर क्रियापद इस प्रकार से आए तो यह वर्तमान काल हो जाएगा। अगर यह आए क्रियापद तो वह भूतकाल हो जाएगा।
और अगर यह क्रियापद आए तो वह भविष्यकाल हो जाएगा। बराबर। फिर भी अगर आप ना समझे तो इस कोष्टक को मुखपाठ कीजिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और कोष्टक के साथ साथ आप खुद भी अगर वाक्यों को खुद अपनी तरीके से बोलोगे, समझोगे, तो आपको भी अपनी तरीके से ख्याल आ जाएगा। कई बार कोई वाक्य में ऐसी परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए ये कोष्टक आपके लिए दिया है कि आप इसे मुखपाठ कीजिए। अब देखिए, नीचे आपके सामने उदाहरण दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। आपने काल को समझ लिया, अब काल को हम पहचानते हैं। रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। बराबर। रजत गा नहीं रहा था, वह कविता बना रहा था, यानी यह चीज़ कौन सी हुई? यह चीज़ भूतकाल की होगी कि वह कविता गा नहीं रहा था लेकिन बना रहा था, क्रिया हो चुकी है, इसलिए वह क्या आएगा? बुध। देखिए, इसका क्रियापद क्या दिया है? था। ये कोष्टक में देखिए था दिया है, भूतकाल के लिए था दिया है। हाँ, बिल्कुल दिया है ना। दूसरा है, हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। अब तक उसने मानी नहीं है, मान नहीं रहा है, लेकिन भविष्य में मानेगा, इसलिए यहाँ मानूंगा शब्द उपयोग है। बराबर, मानूंगा शब्द का उपयोग है। तो यहाँ गा जो शब्द है क्रियापद, वो यहाँ आया है भविष्य में, बिल्कुल, है ना। तो ये कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। अब आगे के 2 जो उदाहरण हैं वो अगले तास में हम देखेंगे। आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।